गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में, उसके डेफिनेशंस, उसके फार्मूले और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स देखे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, और एक्चुअली कूलम्स लॉ के फोर्स निकालने में हम लोगों ने जिस तरह से फोर्स निकाला था, हम लोगों ने ये देखा था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। तो ऐसा ज़रूर होगा कि एक चार्ज कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होगा जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। जो चीज़ वो प्रोड्यूस करता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पर, तो अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होती है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है फॉर ए पॉइंट चार्ज एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अब कि इस Q चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होगा जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज को रख दिया जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये दूसरा चार्ज जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं Q0। इस चार्ज को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्यों टेस्ट चार्ज लिया गया। बेसिकली टेस्ट चार्ज क्या है? तो टेस्ट चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं वैनिसिंगली स्मॉल positive charge. The magnitude of this test charge is very small, so that it does not affect the electric field in that particular region. अब एक टेस्ट चार्ज को हम लोग जब रखेंगे और इस रीजन का वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टर्ब कर दिया तो फिर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टेस्ट चार्ज को इसीलिए यूज़ किया जाता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब ना हो। किसका? तो सोर्स चार्ज का। इसको हम लोग कह देते हैं सोर्स चार्ज। सिंपल, विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड और विच एक्सर्ट्स फोर्स। तो हम लोग जान गए टेस्ट चार्ज क्या है, वैनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। क्यों वैनिसिंगली स्मॉल होता है? क्योंकि अगर चार्ज कंसिडरेबल अमाउंट का हुआ तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टर्ब कर देगा और इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज से इस Q0 का दूरी है R। तो हम लोग निकालेंगे कि Q के कारण Q0 पर कितना फोर्स लगता है। फोर्स ऑन Q0 के कारण Q पर कितना फोर्स लगता है, तो लिखा जाएगा K Q0 बाय R स्क्वायर। अगर हम लोग वेक्टर में लिखे, वेक्टर F इक्वल्स K Q0 वेक्टर R बाय मॉड ऑफ वेक्टर R का क्यूब। अब R का जो हेड होगा वो किधर होगा? जिस पर हम लोग फोर्स निकालते हैं उसी पर हेड रखते हैं। तो फोर्स हम किस पर निकाल रहे हैं? Q0 पर। तो फोर्स ऑन Q0 किसके कारण निकाल रहे हैं? Q के कारण। तो ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 अपॉन Q0। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 अपॉन Q0, अगर इसको Q0 से डिवाइड करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? K Q बाय वेक्टर R का मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R। ये कंप्लीट फार्मूला है। यहाँ पर वेक्टर R का हेड, अब इसको किस तरह से, फार्मूला को किस तरह से समझा जा सकता है? तो हमारे पास एक चार्ज है Q, एक पॉइंट है P
P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो वेक्टर R का हेड कहाँ पर होगा? तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना उधर ही R का हेड होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर पूछा जाए तो KQ/R², और वेक्टर के टर्म में अगर पूछा जाए तो KQ/वेक्टर R का क्यूब मॉड ऑफ वेक्टर R का क्यूब इंटू वेक्टर R। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? सपोज करो कोई रीजन है, हमारे पास एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें हम लोग एक चार्ज को रख दिए। सपोज करो एक चार्ज को रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E, वेक्टर E, चार्ज को रख दिया। तो इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं F=QE। तो अगर किसी भी रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो उस रीजन में अगर कोई चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे हम लोग फार्मूला से पता कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारा सवाल अभी आएगा जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा और फोर्स हम लोग को निकालना होगा। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला और बहुत ही यूज़ करने वाला फार्मूला होगा, आगे बहुत ही इसका यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा फोर्स का वही डायरेक्शन होगा, या फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसा हम लोग पढ़े, Q डायरेक्शन के बारे में आई तो डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन आउटवर्ड बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर अलोंग द लाइन अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आउटवर्ड व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, and the direction of electric field is inward, that is towards the charge in case of negative charge. तो यहाँ हम लोग सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब इस पर छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ से 2 मीटर दूरी पर आपको पूछा गया बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन P पॉइंट पर। तो चार्ज Q = 2 माइक्रोकूलम है, R = 2 मीटर है, E आपसे पूछा जा रहा है तो फार्मूला हो जाएगा E = KQ/R²। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला फॉर्मूले, अब एक तो फार्मूला होता नहीं है, फॉर्मूले प्रैक्टिस करना होगा, कन्वर्जन प्रैक्टिस करना होगा, हर क्वांटिटी को सेम यूनिट में रखना है, और तीसरा है कैलकुलेशन। तो फॉर्मूले पर कमांड करना होगा, कन्वर्जन पर कमांड करना होगा, सारा क्वांटिटी एक यूनिट में रहना चाहिए, और तीसरा है कैलकुलेशन। तो पहला फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर लिए। कन्वर्जन तो 2 माइक्रोकूलम है तो इसको एक सेम SI यूनिट में ले आते हैं, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब कैलकुलेशन तो E = K 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁶ R का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया। यूनिट SI यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या हो सकता है? E = जैसा कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q। तो फोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर हमारा न्यूटन पर कूलम हो सकता है। मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है आपको डायरेक्शन पूछा गया, वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसको ध्यान में रखेंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सिंपल, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है तो हो जाएगा along the line आउटवर्ड। यही नेगेटिव चार्ज रहता तो इनवर्ड हो जाता। इसी तरह से जैसा कूलम्ब्स लॉ में फोर्सेस निकालने थे हम लोग को, उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। अब क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, आपसे बोल दिया सेंटर पर ओ पॉइंट पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें एक चार्ज को फिर नेगेटिव कर दिया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, साइड है ए, क्यू चार्ज, एक को माइनस क्यू कर दिया गया, एक को प्लस क्यू ही रखा। बोला अब बताइए सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस तरह से कूलम्ब्स लॉ में हम लोग फोर्स निकाले थे, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है। एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिए कि सपोज करो कि क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पी पॉइंट पर आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस पी पॉइंट पर फोर्स निकाल देना, पी पॉइंट पर फोर्स निकाल देना। तो एक चार्ज रख देते हैं जिसका वैल्यू है 1 कूलम, एक 1 कूलम चार्ज रख देते हैं पी पॉइंट पर, निकाल देते हैं फोर्स F इक्वल्स टू के क्यू इंटू 1/r²। तो F इक्वल्स टू के क्यू बाय r²। ये किसका फार्मूला हो गया? ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को रख देते हैं। अब जितना फोर्स लगेगा उस 1 कूलम चार्ज पर, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो आप ये समझ लीजिए उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को रखकर फोर्स निकाल देंगे, जितना फोर्स निकलेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकाला जा सकता है। तो जो न्यूमेरिकल्स, जो एग्जांपल्स हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देख चुके थे, उस पर बेस्ड आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है। ट्रायंगल का देखे थे हम लोग, क्यू पॉइंट बोल देगा सेंटर पर निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग एक नए एग्जांपल को आज सॉल्व करेंगे जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में नहीं पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। इसको हेडिंग दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर एट ए डिस्टेंस, एट ए पॉइंट। एक चार्ज्ड वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम लोग सीखते हैं। इसको इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है इंटीग्रेशन, और हम लोग सीखेंगे भी कि किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं। हमारे पास एक चार्ज्ड वायर है, पॉजिटिव चार्ज वायर ले लेते हैं। एक पी पॉइंट है हमारे पास, यहीं पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पी पॉइंट की दूरी मान लेते हैं r। अब ये एंगल को मान लेते हैं θ1 और इस एंगल को मान लेते हैं θ2। अब इस वायर के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, लेकिन वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं पढ़े। ऑब्वियसली हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, तो इसी वायर पर हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेंगे। मान लेते हैं ये O पॉइंट है, O पॉइंट से L दूरी पर एक छोटा सा DL लेंथ का एलिमेंट ले लेते हैं, DQ। DL एलिमेंट का चार्ज ले लिए, DL लेंथ एलिमेंट का एक चार्ज ले लिए DQ। अब DQ चार्ज हमारे लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P। वी कैन ड्रॉ अनदर फिगर। एक हमारे पास पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, DQ पॉइंट चार्ज। अब DQ पॉइंट चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते ये एंगल थीटा।
यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता है, ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया, या एल लेंथ पर जाकर के डी एल एलिमेंट का एक पॉइंट चार्ज ले लिया। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण ये लेंथ एल है, ये लेंथ आर है, इस लेंथ को आप एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस डी क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका नाम देते हैं डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में इस तरह से आपको, चूंकि ये वायर है तो इस पर कितना चार्ज है वो दिया हुआ नहीं रहता है, उसके जगह पर दे देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग पढ़ चुके थे, लैम्डा कूलम पर मीटर ऐसा मान लेते हैं। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ लैम्डा कूलम पर मीटर। तो यहाँ पर डी क्यू के बदले में लिखा जा सकता है, क्योंकि लेंथ डी एल है तो डी क्यू के बदले में लिखा जा सकता है लैम्डा डी एल। और एक्स को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, एक्स के बदले में लिखा जा सकता है बी आर के टर्म में चेंज करते हैं। आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों चेंज किया जा रहा है, एक्चुअली कन्वीनियंस के लिए किया जा रहा है ये काम। आर कॉस थीटा सेक थीटा, आर सेक थीटा इसको लिखा जा सकता है, सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी। हाँ, एक्स इक्वल्स टू आर सेक थीटा। तो यहाँ पर हमारा नया टर्म हो गया के डी क्यू के बदले में लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर हम लोग एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस मिल रही है। अगर हम लोग एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, डी क्यू एलिमेंट को अगर हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हमारा थीटा चेंज हो जाएगा, एंगल। साथ ही साथ अगर हम डी क्यू को ऊपर नीचे करेंगे तो एक्स दैट इज आर सेक थीटा वो भी चेंज हो जा रहा है। डी क्यू का डी एल एलिमेंट वो भी वेरिएबल है। तो हमारे पास यहाँ जो टर्म आया डी एल वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं। जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हम लोग को चेंज करना होगा एक वेरिएबल को दूसरे टर्म में। तो हम लोग एक वेरिएबल जो डी एल है उसको थीटा के टर्म में चेंज करेंगे कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए। तो डी एल को चेंज करने के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी एल बाई आर। tan इसीलिए लिया गया क्योंकि हमको p बाई बी आर के टर्म में लाना होगा, क्योंकि अगर tan की जगह पर साइन या कॉस ले लेंगे तो x के टर्म में आएगा, तो x खुद एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर r के टर्म में लाने के लिए हम लोग tan यूज़ किए, तो l इक्वल्स टू r tan थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डी एल, थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एल को डिफ्रेंशिएट किए थीटा के टर्म में, डी एल बाई डी थीटा इक्वल्स टू आर टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को उधर लेके चल जा रहे हैं, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डी एल इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एल के जगह पर थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो डी ई इक्वल्स लिखा जा सकता है के लैम्डा डी एल के जगह पर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक ने सेक को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो डी ई इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर डी थीटा। तो यहाँ हमारा डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो जैसा कि इंटीग्रेशन में बताया गया था, इंटीग्रेशन में हम लोग पिछले एग्जाम्पल्स में देखे थे, रॉड था हमारे पास, एक रॉड ले लिए थे और उस रॉड से दूरी पर एक क्यू चार्ज था और पूछा गया था कि कितना फोर्स लगेगा इस क्यू चार्ज पर इस रॉड के कारण। तो वहाँ पर भी एक छोटे से एलिमेंट के कारण हम लोग निकाले थे,
और छोटे से एलिमेंट के कारण निकाल करके फोर्स हम लोग निकाले थे। तो सब फोर्स इस एलिमेंट के कारण जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे सारे फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ था, तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर दिए थे। लेकिन इस केस में अगर हम लोग एलिमेंट को चेंज करेंगे, आप देखिए कि अगर DQ चार्ज, इस DQ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक आएगा इस तरह से, DE इलेक्ट्रिक फील्ड। इस DE इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बन सकता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट बन जाएगा DE cos थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा DE sin थीटा। अब अगर एलिमेंट ऊपर के जगह पर नीचे ले लें तो एक कंपोनेंट DE cos थीटा आएगा और एक कंपोनेंट DE sin थीटा ऊपर की तरफ आएगा। तो एलिमेंट को चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को तोड़ करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तोड़ करके इंटीग्रेट का मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सपोज करो DE cos थीटा एक कंपोनेंट को पहले इंटीग्रेट करेंगे और DE sin थीटा एक कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके बाद में जोड़ देंगे तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिल जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इंटीग्रेशन करने के समय में अगर एलिमेंट को हम लोग चेंज करते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो हम लोग तोड़ करके इंटीग्रेट करेंगे। तोड़ करके मतलब कंपोनेंट्स में तोड़ करके इंटीग्रेट करेंगे, एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर बाद में जोड़ करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंपोनेंट को DE cos थीटा मान ली। अच्छा, इस कंपोनेंट को आसानी के लिए समझते हैं कि एक वायर है हमारे पास, इस तरह का वायर है, एक कंपोनेंट DE cos थीटा है, तो ये कंपोनेंट DE cos थीटा इस वायर पे परपेंडिकुलर है, तो इस कंपोनेंट का नाम दे देते हैं E परपेंडिकुलर। और DE sin थीटा ये जो कंपोनेंट है इस वायर के पैरेलल है, तो इस कंपोनेंट को नाम दे देते हैं E पैरेलल। तो DE को हम लोग दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। तो एक कंपोनेंट हो गया E परपेंडिकुलर, तो इसको लिखा जा सकता है DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, और एक कंपोनेंट हो गया हमारा E पैरेलल, इसको लिखा जा सकता है DE sin थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट देते हैं, DE cos थीटा का लिमिट θ1 ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले को ले लेंगे पॉजिटिव, θ2 नीचे की तरफ है तो नीचे वाले को ले लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर θ1 θ2 वायर तो माइनस θ2 और ऊपर है θ1, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं माइनस θ2 θ1। DE sin थीटा का भी वही माइनस θ2 से θ1। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो E परपेंडिकुलर इक्वल्स DE के बदले में लिख सकते हैं K लैम्डा बाई R, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, cos थीटा d थीटा माइनस θ2 से θ1। E परपेंडिकुलर cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस θ2 से θ1। वैल्यू पुट करेंगे K लैम्डा बाई R, अपर लिमिट sin θ1 माइनस लोअर लिमिट sin माइनस θ2, ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो E परपेंडिकुलर मिल गया हमारा K लैम्डा बाई R sin θ1 प्लस sin θ2। एक कंपोनेंट हमारा निकल गया। दूसरा E पैरेलल, E पैरेलल था हमारा DE sin थीटा, तो D की जगह पर K लैम्डा बाई R रख सकता है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा K लैम्डा बाई R sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन माइनस θ2 से θ1। तो E पैरेलल इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R एज इट इज, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा θ1 से θ2, माइनस बाहर आ जाएगा, फिर अंदर लेके चल जाएंगे K लैम्डा बाई R, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे cos θ1 माइनस cos θ2।
2 माइनस कॉस माइनस थीटा 2। कॉस माइनस थीटा 2 कॉस थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही होगा। तो यहाँ पर माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ई पैरेलल मिलेगा हम लोग को के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो एक वायर के कारण, एक चार्ज्ड वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकला, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकला उसका दो कंपोनेंट निकला, एक ई परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर बोला गया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और एक ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल का फॉर्मूला के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 1 ऊपर वाले को लिया गया, थीटा 2 नीचे वाले को लिया गया। अब इसमें हम लोग तो मैग्नीट्यूड सीख लिए कि किस तरह से मैग्नीट्यूड निकलेगा। ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल जब निकाल देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूछा जाएगा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया कि नहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो ई इक्वल्स टू वेक्टर फार्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। तो हम लोग वेक्टर की मदद से निकाल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से चार्ज वायर होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास वायर है, चार्ज्ड वायर है, (45 डिग्री 45 डिग्री। तो ऊपर वाले वायर के कारण, जैसा कि हम लोग पढ़े, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ई परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर तो सब के कारण होगा, ऊपर वाले वायर के कारण भी, नीचे वाले वायर के कारण भी। अब ऊपर वाले वायर के कारण एक कंपोनेंट होगा ई पैरेलल जो कि नीचे की तरफ होगा, और नीचे वाले वायर के कारण एक कंपोनेंट होगा ई पैरेलल जो कि ऊपर की तरफ होगा। तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले वायर में एक पार्ट बढ़ा दिया जाए, ऊपर वाले वायर में एक पार्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, और इसके कारण अब एंगल बन जाएगा 45 के जगह पर बन जाएगा 60 डिग्री। तो ऊपर वाले पार्ट के कारण, वायर के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किधर? नीचे की तरफ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पैरेलल कंपोनेंट्स जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा नीचे की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग को ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में हमारा वायर बड़ा होगा उसके अपोजिट पार्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा सोच समझ करके लगाना होगा। ई परपेंडिकुलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ई पैरेलल में हमारा डायरेक्शन अगर कोई पार्ट बड़ा है तो उसके अपोजिट होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा डायरेक्शन में। उसी तरह से अगर हम लोग इस वायर के चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं तो हमारा डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो डायरेक्शन जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके डायरेक्शन को अप्लाई करना है। फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े अभी, इसी एंगल को देख लेते हैं। हमारे पास दो एंगल है, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। बोला गया कि एक पॉजिटिव चार्ज वायर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास थीटा 1 का वैल्यू होना चाहिए, थीटा 1 60 डिग्री, और थीटा 2 का वैल्यू क्या ले लेंगे? थीटा 2 का वैल्यू 45 डिग्री। देखिए एक्चुअली में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, नीचे का एंगल माइनस, तो माइनस ऑलरेडी हम लोग डिराइवेशन में ले चुके हैं। तो जब एक बार डिराइवेशन में ले चुके हैं माइनस, तो दोबारा नहीं लेना है। तो थीटा 2 का वैल्यू 45 डिग्री होगा, ना कि -45 डिग्री।
इसको ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग एंगल, छोटा छोटा बात आपको बताया जा रहा है फार्मूला के एप्लीकेशन में। इसी वायर में केसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire। मान लेते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यही सेम लैम्डा कूलम पर मीटर। अब यहाँ आप वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे कि p पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू सिर्फ बता देंगे। चलिए देखते हैं। तो चूंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो थीटा 1, अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो थीटा 1 का वैल्यू और थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाना है। तो इस केस में ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत निकाले थे के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल का कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ई परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। अब ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 2 के लैम्डा बाई आर, और ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 मीन्स कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 मीन्स ई पैरेलल हो जाएगा 0। वैसे भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ऊपर का और नीचे का वायर का पार्ट अगर सेम होगा तो पैरेलल कंपोनेंट्स कट जाएंगे, पैरेलल कंपोनेंट्स कट भी जा रहे हैं। तो ये हमको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, और यही अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो अंदर की तरफ। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। असाइनमेंट इसका हो जाएगा इस टॉपिक पर। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। इंटीग्रेशन जो बताया गया है तोड़ करके इंटीग्रेट करना याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट चेंज के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, तोड़ करके किया जाता है, इसको याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, इसके कारण आपको निकालना है। सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण एक असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, इसको बेंड कर दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। ए दूरी पर आपको इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। एक वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण आपको पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीसरा आप असाइनमेंट ले लीजिए। वायर को अगर बेंड कर दिया गया, वायर को बेंड कर दिया गया इस तरह से, वायर को बेंड कर दिया गया, ये वायर है, पॉजिटिव चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर। इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर के कारण।
ये पूरा एंगल थीटा है, इट इज़ गिवन। तो पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपको निकालना है। तो आज इसी टॉपिक के साथ वीडियो को अंत करते हैं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर, और उसके बेसिस पर जो असाइनमेंट्स आपको दी गई हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।